का प्यार फेम सहदेव दिर्दो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कोलंबियन सिंगर जे बाल्विन के दा गेटो सॉन्ग पर झूम झूम कर डांस करते नजर आ रहे हैं। सहदेव दिर्दो ने इस वीडियो को खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। इंटरनेट पर एक शख्स के डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस शख्स ने एक शादी में पॉपुलर बॉलीवुड गाने पर डांस किया। वो पूरी तरह से अपने डांस को एंजॉय कर रहा है। डांस की सबसे अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बारानी क्षेत्रों में तारा मीरा की खेती करके कैसे ले अधिक पैदावार। लवणीय, क्षारीय और अम्लीय मृदाओं को सुधारने पर तकनीकी सलाह। प्रदेश के जिन किसान भाइयों की खेत खाली हैं, वे किसान अभी वर्षा की नमी को संरक्षित करते हुए कम खर्च में तारा मीरा की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अधिक पैदावार लेने के लिए किस प्रकार से करें तारा मीरा की उन्नत बुआई, इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरना जयपुर के सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव से। आज हम तारामीरा की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। तारामीरा की जो खेती है वो राजस्थान में काफ़ी एरिया में होती है और अभी हमारे किसान भाइयों के यहाँ पे खरीफ की फसलों की पकाई करीब करीब हो गई है और फसलों की कटाई चालू है। तारामीरा की खेती अधिकांशतः बारानी क्षेत्रों में, जहां अन्य फसलें सफलतापूर्वक पैदा नहीं की जा सकती हों, वहां तारामीरा की खेती आसानी से की जा सकती है। खरीफ की चारे, उड़द, मूंग, मक्का, ज्वार, बाजरे की फसल लेने के बाद यदि नमी हो तो एक हल्की जुताई करके सफलतापूर्वक इसे बोया जा सकता है। तारामीरा हेतु हल्की दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है। अम्लीय एवं ज्यादा क्षारीय भूमि इसके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं रहती है। पूरे सभी क्षेत्र में पानी की कमी को देखते हुए हम लोग तारामीरा की खेती बारानी परिस्थिति में ज्यादा करते हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग जैसे खरीफ की फसलों की कटाई हो जाती है, इसके बाद में जो हमारे खेतों में जो नमी है उसका उपयोग करते हुए हम लोगों को तारामीरा के लिए खेत तैयार करना है। तो सबसे पहले तारामीरा में बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि तारामीरा की जो हमारी जो उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सके। जो हमारी उत्पादकता प्रति हेक्टेयर कमाती है उसकी हम लोगों को जो उत्पादन तकनीक है तारामीरा की, उनका सही उपयोग करते हुए किसान भाइयों को यह करना है।
सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमारे ऐसी उन्नत किस्मों का चयन करना है जिसके द्वारा हम हमारी जो उत्पादकता है उसको बढ़ा सकते हैं, जिसमें तेल की मात्रा अच्छी होती है, दाना मोटा होता है। तो किसान भाइयों को इसी समय तारामीरा के लिए जो उन्नत किस्में हैं, जैसे हम बात करें RTM 2002 है नरेंद्र तारा के नाम से, ये वैरायटी किसान भाई ले सकते हैं। RTM 314 जो किस्म है तारामीरा की उन्नत किस्म है, करण तारा है। RTM 1351 है, RTM 1355 है। इस प्रकार की जो किस्में हैं, इन किस्मों को लेके हम लोग जो असिंचित और असिंचित परिस्थितियों के लिए बहुत ही अनुकूल समय है, क्योंकि बाद में नमी मिले या नहीं मिले, इस नमी का उपयोग करते हुए तो इसमें फसल अच्छी तरह से उग जाएगी और हो सकता है कि बारिश आने वाले समय में और बारिश हो जाए तो फसल की बढ़वार बहुत अच्छे से हो सकती है। इसलिए किसान भाइयों को जितनी भी उन्नत किस्में हैं उसका चयन करके बिल्कुल तारामीरा की खेती करनी है। जहां तक संभव हो वर्षा ऋतु में तारामीरा की बुआई हेतु खेत खाली नहीं छोड़ना चाहिए। दीमक और जमीन के अन्य कीड़ों की रोकथाम हेतु बुआई से पूर्व जुताई के समय क्विनोलफॉस 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बिखेर कर जुताई करें। और तारामीरा की फसल के लिए बीज दर की मात्रा की हम बात करें, क्योंकि किसान भाइयों को यह विशेष ध्यान रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम बीज दर ज्यादा डाल दिए तो भी उसमें इतना उत्पादन हमको नहीं मिलेगा, और बीज दर कम होगी तो भी बीज दर का विशेष ध्यान रखने की बात है कि 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उन्नत किस्म का जो बीज है वो उपयोग करना है किसान भाइयों को। और उसके बाद में हमारा पोषक प्रबंधन की बात आती है मुख्य रूप से। तो पोषक प्रबंधन में हम बात करेंगे कि जनरली जो असिंचित परिस्थिति में तारामीरा होता है उसके लिए 20 से 25 किलोग्राम नत्रजन उसका उपयोग करेंगे और 15 से 20 किलोग्राम फास्फोरस का उपयोग करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारी जो फसल के लिए पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा में है, जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की है वो पूर्ति हो पाएगी। दूसरी चीज, तारामीरा एक तेलीय फसल है और इस फसल में हम लोग जिप्सम का, जैसे दूसरी फसलों में 250 किलोग्राम जिप्सम लेते हैं तो इसमें 150 से 250 किलोग्राम हम जिप्सम का उपयोग प्रति हेक्टेयर करेंगे। तो तारामीरा में एक तो थोड़ा सा सूखा सहन करने की क्षमता बढ़ेगी, दूसरा उसमें जो दाना हमारे को मिलेगा उसमें तेल की मात्रा है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को हमारे जो उत्पादन में प्रति हेक्टेयर वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों की लागत कम आएगी और आय में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। और हमारे को जनरली जो बिखेर के किसान भाई लगाते हैं उस तरीके से नहीं लगाए, क्योंकि सबसे समस्या हमारी खरपतवारों की आती है। तो हमारी लाइन में बुआई हम करेंगे तो 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त रहता है। तो इस प्रकार से तारामीरा की बुआई का जो ये तरीका है, जैसे लाइन से लाइन की दूरी, जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर किसान भाई रखिए। किसान भाइयों, जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हों वहां प्रथम सिंचाई 40 से 50 दिन में फूल आने से पहले करें। तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर दूसरी सिंचाई दाना बनते समय करें। तारामीरा की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई करें। यदि पौधों की संख्या अधिक हो तो बुआई 20 से 25 दिन बाद अनावश्यक पौधों को निकालकर पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर कर दें। किसान भाइयों, इस प्रकार से यदि आप तारामीरा की खेती करते हैं तो कम पानी में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग तारामीरा की एक उन्नत तकनीक के साथ में खेती कर सकते हैं, जो किसान भाइयों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है असिंचित परिस्थितियों विशेष रूप से। तो इस प्रकार से तारामीरा की खेती किसान भाई करेंगे तो, और जहाँ सूखे की स्थिति है या जहाँ पानी की कमी है तो वहाँ पे एक बहुत बढ़िया इनकम किसान भाई ले सकते हैं हमारे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये बत्तख दफ्तर से लौट रहे अपने मालिक का पहले तो इंतजार करती दिखी और फिर जैसे ही उसने वैन को आते देखा तो वो दौड़कर सड़क की तरफ पहुंच गई। मालिक को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से चिल्लाने लगी। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। वीडियो में ये कुत्ता खरगोश की तरह चलता नजर आया। ये कुत्ता एक पार्क में हूबहू खरगोश की तरह उछल उछल कर दौड़ता दिखा। कुत्ते की इस अनोखी चाल को देखकर उसका मालिक हैरान रह गया। दो लड़कियों का अनोखी कसरत करने का वीडियो भी इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर रहा है।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे देश के शुष्क तथा अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में कृषि योग्य मृदाएं कम वर्षा, कम आर्द्रता, उच्च तापमान, उच्च वाष्पीकरण के कारण लवणीय हो रही हैं। ऐसी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए हमारे किसान भाइयों को कुछ उपायों को अपनाना होगा, तभी आप इस तरह की भूमियों पर फसलों की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरह से बनाएं खराब भूमियों को खेती योग्य, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले ये जो लवणीय सेमग्रस्त ज़मीन कैसे बनती हैं उसके बारे में मैं विशेषकर बताऊंगा कि जहाँ पे भी नहर सिंचाई योजना से सिंचाई दी गई है, इसमें जल प्रबंधन पर विशेषकर ध्यान नहीं दिया गया है। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो लवणीय एवं सेमग्रस्त भूमि काफ़ी वृद्धि हुई है। जो ज़मीनें ये बनी हुई हैं ये आदमी की गलती से बनी है, ये जल प्रबंधन की कमी से बनी है। तो इनका क्या है, इलाज भी बहुत आसान भी है और संभव भी है। किसान भाइयों, आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं और रिपोर्ट के अनुसार फसलों का चयन करके खेती करें तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं मृदा पीएच पर, जो इस प्रकार से है। जिस मृदा का पीएच मान 7 है वो मृदा उदासीन होती है, जो खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। और जिस भूमि का पीएच 4 से 6.5 है तो वो मृदा अम्लीय होती है। और जिस मृदा का पीएच 6.5 से 8.5 तक है वो मृदा लवणीय होती है। जिस भूमि का पीएच 8.5 से ज्यादा है वो क्षारीय होती है। क्षारीय भूमि उस मिट्टी को कहते हैं जिनका पीएच मान 8.5 से ज्यादा होता है। क्षारीय और लवणमय भूमि उस प्रकार की भूमि को कहते हैं जिसमें क्षार और लवण विशेष मात्रा में पाए जाते हैं। शुष्क जलवायु वाले स्थानों में ये लवण श्वेत या भूरे श्वेत रंग के रूप में भूमि पर जमा हो जाते हैं। ये भूमि पूर्णतया अनुपजाऊ और ऊसर होती है और इसमें शुष्क ऋतु में कुछ लवण प्रिय पौधों के अलावा अन्य किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उग पाती। लवणीय और क्षारीय मृदा को ऊसर मृदा भी कहते हैं। इन मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के लवणों का अनुपात ज्यादा होता है, जिसके कारण ये मृदा अनुर्वर होती है। इनमें चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है। ये तो जल प्रबंधन और जल निकास प्रबंधन की कमी से बनती हैं कि हम पानी जो सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा लाए गए हैं उनमें लवण होता है और लवण का एक विशेषकर प्रबंधन करना पड़ता है ताकि वो लवण जो है वो ज़मीन में इकट्ठा ना हो सके। और ज़्यादा सिंचाई के द्वारा ये जो खारा ज़मीन का भूजल था वो 1.5 मीटर से ऊपर आ गया है, उसकी वजह से ये ज़मीन बनी है। लेकिन इसके रोकने के लिए बहुत अच्छी तकनीकी CSSRI ने डेवलप कर रखी है। वो सबसरफेस ड्रेनेज है, उसको लगाकर राज्य सरकार के साथ में किसान फायदा ले सकते हैं और ज़मीन ठीक कर सकते हैं। वो मृदा जिसकी पीएच मान 4 से 6.5 होती है उसे अम्लीय भूमि कहते हैं। किसान भाइयों, अम्लीय भूमि का पीएच मान उदासीन स्तर पर पहुंचाने के लिए लगभग 30 से 40 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है। इसे बुआई से पहले बिखेर कर खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसका असर 4 से 5 साल तक जमीन में रहता है। इसके अलावा आसानी से उपलब्ध बेसिक स्लैग, प्रेस मड, लाइम शेल, पेपर मिल स्लज इत्यादि का प्रयोग अम्लीय भूमि में करके सुधार कर पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अम्लीय मृदा के सुधार के लिए पीएच मान के अनुसार खेत में चूने का प्रयोग करें। खेत में कार्बनिक खादों का इस्तेमाल करें। खेत में उचित जल निकास का प्रबंध करें। फसल की आवश्यकता से अधिक सिंचाई ना करें। अम्लता सहन करने वाली फसलें उगाएं। लवणीय तथा क्षारीय मृदा का सुधार जिप्सम या पाइराइट का प्रयोग करके इन्हें सुधारा जा सकता है।
इसके अलावा लवण रोधी फसलें उगाकर जैसे बरसीम, चावल, गन्ना, आंवला, जामुन, फालसा, अमरूद उगाएं। मृदा वैज्ञानिकों की रिसर्च के नतीजों के अनुसार भूमि से लवणता की मात्रा कम करने के लिए किसान हर साल ज्यादा से ज्यादा बारिश के पानी को रिचार्ज करें। सिंचाई के अच्छे पानी के तेज बहाव से मिट्टी की लिचिंग की प्रक्रिया अपनाकर भी लवणता को कम किया जा सकता है। कम लवण है तो खुरच कर निकाल सकते हैं। खेत की गहरी जुताई करें। लवणता वाले खेत के बीच में आर पार नाली बना दें, जिससे बारिश के पानी से लवणता बहकर बाहर निकल जाएगी। लवण सहनशील फसलें उगाएं। सबसे पहला तरीका होता है कि इनको बनने से रोका जाए। उसके लिए ये है कि हम जो जल प्रबंधन करते हैं उसमें जितना फसल को जल की ज़रूरत है उतना ही देना है, क्योंकि पानी के साथ साथ लवण आते हैं। लवण को निकालना ही पड़ता, वो एक ही जरिया है। तो इसका तरीका ये होता है कि एक तो उचित मात्रा में जितना जल की ज़रूरत है फसल के लिए उतना ही लगाएं। दूसरा साथ साथ ये है, यदि आपकी ज़मीन सेमग्रस्त और लवण ग्रस्त हो गई है तो उसके लिए राज्य सरकार की मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत सब सरफेस ड्रेनेज परियोजना लगाई जा सकती है, जिसमें जो लवण है और जो सेमग्रस्त पानी है उसको निकालकर पानी को दो मीटर के नीचे रखा जा सकता है और उससे जो आपकी ज़मीन सुधार होगी उसमें 60 से 120% तक आपकी उपज में वृद्धि होगी। मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होगी, जिसमें आप कई तरह की फसल ले सकते हैं और जो वहाँ का वाटर टेबल है वो 2 मीटर से नीचे हमेशा के लिए रहेगा। तो इससे इस तरह से किसान इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आगे और भी ये खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे। एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये बत्तख दफ्तर से लौट रहे अपने मालिक का पहले तो इंतजार करती दिखी और फिर जैसे ही उसने वैन को आते देखा तो वो दौड़कर सड़क की तरफ पहुंच गई। मालिक को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से चिल्लाने लगी। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। वीडियो में ये कुत्ता खरगोश की तरह चलता नजर आया। ये कुत्ता एक पार्क में हूबहू खरगोश की तरह उछल उछल कर दौड़ता दिखा। कुत्ते की इस अनोखी चाल को देखकर उसका मालिक हैरान रह गया। दो लड़कियों का अनोखी कसरत करने का वीडियो भी इंटरनेट पर लोगों को हैरान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। करेले का स्वाद भले ही कड़वा हो, लेकिन इस फसल में कई प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप भी होता रहता है, जिनका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए करेले की फसल में इन कीटों की रोकथाम के लिए किन किन उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता। नमस्कार किसान भाइयों, मैं चर्चा करूंगा आपसे आप जो करेली की फसल जो भी जिस समय खूब आ रही जो भी है, देखा जाए अगर जो करेली की फसल में हम जो है शुरू से बीज बोने से लेके अपना तुड़ाई तक जो भी है कुछ ना कुछ जो है प्रबंधन जो है बीज की जो है समस्या से लेके तुड़ाई तक की समस्या रहती है। जैसे ही पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ जो भी है तो उसमें बहुत प्रकार के कीड़े और साथ में हमारे निमेटोड
जो कि जड़ के अंदर छुपे रहते हैं। अगर पौधों की बढ़वार अगर रुक गई, अगर कहीं किसी प्रकार की वो पौधा पीला पड़ के झुक गया, समझ लीजिए वहाँ पे जो है सूत्रकृमि निमेटोड की समस्या है जो भी है। तो उसकी समस्या से निदान पाने के लिए उसका सीधे पौधे उखाड़ के आप जो भी है दूसरी जगह जो है निकाल के डाल दीजिए इसको जो भी है। कोशिश करें फसल चक्र का जो है ज़रूर उपयोग करें आप जो भी है। ट्राइकोडर्मा का अगर आप उपयोग करते हैं साथ में, तो ट्राइकोडर्मा तो ऐसा कि उसमें बहुत प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो भी है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं जो भी है। किसान भाइयों, इसके अलावा सूत्रकृमि कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए 50 ग्राम थायोमेथाक्साम और 1 लीटर क्लोरपाइरिफॉस दवा को घोलकर सिंचाई जल के साथ प्रयोग करने से इस कीट के प्रकोप को रोका जा सकता है। इसके बाद जैसी हमारी फसल बढ़ी, तो आजकल तो करेला होता तो बहुत कड़वा है, लेकिन ऐसे ऐसे कीड़े आ गए हैं, आप देखेंगे जो भी है। करेले की फसल में कई तरह के रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है। ये कीट फसल की पत्तियों, शाखाओं और फलों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सीधा प्रभाव फसलोत्पादन पर पड़ता है। तो इन रस चूसक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए फसल में प्रति एकड़ 8 से 10 नीले और पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं। साथ ही 5 मिलीलीटर नीम तेल को 1 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। यदि रस चूसक कीटों का प्रकोप क्षति स्तर से अधिक है, तो आप इनकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। साथ में मैं चर्चा करूंगा, अभी मैंने चल के फ्रूट बोरर, आजकल करेले में फ्रूट बोरर की भी समस्या आने लगी जो भी है। कई बार किसान जो भी है ध्यान नहीं देते, जब वो तुड़ाई होती तब जो है पूरी फसल जो है खराब हो और मार्केट में वैल्यू पूरी खत्म। जैसे मार्केट में बेचने गए तो बस कोई खरीदेगा नहीं उसको, वो तो जीरो भाव गया, क्योंकि आज लोग को पसंद ही नहीं कर रहे जो भी है। किसान भाइयों, करेला की फसल में फ्रूट बोरर की समस्या फल मक्खी कीट के कारण होती है। इस कीट की मक्खी फूल से फल बनते समय उनमें अपने अंडे दे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैगट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में 10 से 15 प्रति हेक्टेयर की दर से मेथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिनमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइक्लोरोवास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। साथ में किसान भाई से निवेदन ये भी करूंगा कि हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, फसल जो है तुड़ाई के पहले अगर आपने स्प्रे किया हुआ थोड़ा सा ड्यूरेशन जरूर रखें। अगर आपने स्प्रे किया किसी भी कीटनाशक का दवा का, तो आप जो कम से कम 3 दिन का अंतराल रखें। लेकिन अगर आपने जैविक का उपयोग किया तो कोई दिक्कत नहीं। जैविक अगर आपने आज दवाई डाली है, दूसरे दिन फसल तोड़ना चाहते हैं, कोई दुष्परिणाम नहीं जो भी है। किसान भाई, जो जानकारी मैंने दी आपके लिए हो सकता है बहुत ही सार्थक होगी जो भी है, तो जो निश्चित रूप से आपको फायदा होती है। इसी साथ में आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम उन्नावास, जिला पाली के कृषक मनोज कुमार ने। इनकी तिल की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिसके कारण तिल की फसल को काफी नुकसान हो रहा है। तो यह इसके नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मनोज कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, आपके खेतों में अभी खरीफ में जो लगा था तिल, इसमें फली में आपका पॉड बोरर लगने की संभावना है। फली छेदक कीट की लट सबसे अधिक फूलों को हानि पहुंचाती है। ग्रसित फूलों के संपुट नहीं बनते हैं। अगर संपुट बनते भी हैं तब सुंडियां उसमें छेद कर बीज को खा जाती हैं। तिल में फली छेदक कीट का प्रकोप प्रायः मध्य जुलाई से अक्टूबर तक रहता है। इस कीट से सर्वाधिक हानि अगस्त माह के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर माह तक जब फूल आते हैं तब होती है।
कीट की सक्रियता के समय वर्षा की तीव्रता अधिक होने पर कीट की संख्या में कमी भी हो सकती है। तो आप सभी थोड़ा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि पॉड बोरर उसमें फली में कीड़ा घुसेगा और उसका फली को नुकसान कर देगा। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि या तो ऑर्गेनिक विधि से उसको रोक लें, जैसे नीम का तेल है, 1 लीटर पानी में 5 ml घोल बना करके उसको छिड़काव करेंगे 2 बार, तो रुकने की संभावना रहता है। इस कीट की रोकथाम के लिए बीजों को बुआई से पूर्व इमिडाक्लोप्रिड 70 WS 7.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। इसके बाद ही बीजों की बोनी करें। तिल के साथ मूंग की मिश्रित खेती करने से पत्ती एवं फल छेदक कीट का प्रकोप कम होता है एवं कुल पैदावार में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इस कीट के नियंत्रण के लिए कीट ग्रसित पत्तियों एवं पौधों को एकत्रित कर खेत से बाहर ले जाकर जला देना चाहिए। फसल में यदि 10% या इससे अधिक पौधों पर इस कीट का प्रकोप हो रहा हो तो क्यूनाल्फास 25 EC 1 लीटर या कार्बेरेल 50 WP घुलनशील चूर्ण 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो वहाँ पर आप कोशिश करेंगे क्यूनाल्फास 25 EC का 1.25 लीटर आपको प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव की ज़रूरत पड़ेगा, या आप जो है फ्लुवेंडामाइड जो है 1 ml पर लीटर की दर से, स्पाइनोफेड ये 1/2 ml 4 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। तो आपका जो है ये तिल का जो पॉड बोरर रुक जाएगा। और इसके लिए आप थोड़ा अलर्ट हो जाएं, तो कोशिश करें कि आप जो है ऑर्गेनिक विधि से भी रोक सकते हैं नीम के तेल के थ्रू। अगर नीम का तेल उपलब्ध नहीं है तो ये जो दवाइयाँ बताई जा रही हैं क्यूनाल्फास या मिथाइल डिमोक्रोन या आपका स्पाइनोडेस या फ्लुवेंडामाइड जो है, इन सब दवाइयों को प्रयोग करके आप बढ़िया ढंग से उसको तिल का पॉड बोरर को रोक सकते हैं। तो आप अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने खेतों में देखें कि वहाँ पर पॉड बोरर लग रहा है तो उसको तत्काल रोका जाए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।
एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये बत्तख दफ्तर से लौट रहे अपने मालिक का पहले तो इंतजार करती दिखी और फिर जैसे ही उसने वैन को आते देखा तो वो दौड़कर सड़क की तरफ पहुंच गई। मालिक को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से चिल्लाने लगी।